हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके ऊपर आधारित है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर हिंदी में कोई वाक्य अगर लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। और साथ ही साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानना सीख लिया था, कैसे उनको ट्रांसलेट करते हैं ये भी सीख लिया था, और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को भी ट्रांसलेट करना सीखा था। तो वो तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहचान से। यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, उसको पहचानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहचान लिखा हुआ है कि हिंदी के जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, तो मैं बार बार कहता हूँ, हमको वाक्य के अंत में नहीं देखना, हमको कहाँ देखना है, जो वाक्य की क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में देखना है। तो क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? जब भी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, हुआ है, हुई है इत्यादि, मतलब ऐसे शब्द अगर आते हैं कहां पर, वाक्य की क्रिया के अंत में, तब हम लोग वहां पर समझ जाएंगे कि वो जो वाक्य लिखा हुआ है वो किस टेंस का हो जाएगा। वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। ये रहा पहचानने का तरीका। इसमें और क्या होता है कि जो इस टेंस के वाक्य होते हैं उनमें कार्य का जारी होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? जारी होना पड़ता है। लेकिन कार्य कब से जारी होता है इसका समय नहीं दिया होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इस बात को समझना चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि राधा दूध नहीं पी रही है, वह बाजार में बैठा हुआ है। तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे पहले वाक्य को, तो यहाँ पर क्रिया, क्रिया मतलब जो काम होता है, काम क्या हो रहा है? पीने का। तो इसके अंत में क्या आ गया है? रही आ गया है। तो मैंने बताया कि अगर रही आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम देखेंगे कि राधा दूध नहीं पी रही, यहाँ पर जो काम है पीने का वो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये, और इसमें समय भी नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वे में अब यहाँ पर देखेंगे वह बाजार में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या गया है? हुआ है। तो जब हुआ है आ जाता है तो भी कौन सा टेंस बनाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही टेंस बनाता है। और यहाँ भी इसके साथ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है, मतलब किसी ने पूछा कि राम कहाँ पर है, तो मैंने मान लीजिए आंसर दे दिया कि वह बाजार में बैठा हुआ है। मतलब अभी भी जो बैठने का काम है वो अभी भी क्या है? जारी है, मतलब खत्म नहीं हुआ है। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो गया। सेम वे में यहाँ पर आएंगे कि तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर काम हो रहा है सहायता करने का, तो यहाँ भी इसके क्रियाकर्म में क्या आ गया है? रहे हो आ गया है, और कोई समय, कोई टाइम नहीं दिया है। तो ये भी कौन सा टेंस बन गया? ये तीनों ही आपके किस टेंस को गए हैं? ये बन गए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो आई होप आपको अब हिंदी के अगर वाक्य मिल जाएंगे, हिंदी में कोई लिखा हुआ वाक्य है तो वो कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके अनुवाद करने के नियम की तरफ। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि इसको अनुवाद कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले इसका अगला हेडिंग है अनुवाद करने का नियम। मतलब ये इस टेंस की अगर वाक्य मिल जाए तो उनको कैसे अनुवाद करेंगे, उसके नियम क्या है उसको हमको जानना है। तो इस
टेंस के अनुवाद करने के नियम में जो पहला नियम हमारे पास है वो नियम यह कह रहा है कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग अभी तक किस पे डिनोट कर रहे थे, एच बी से, वो क्या होता है, वो या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। ठीक है, पहली कंडीशन है, पहला नियम है टेंस का। जो अगला नियम है, हमको ये जानना है कि किन सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा और किसके साथ आर आएगा। तो यहाँ पर अगला नियम ये बता रहा है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, अथवा कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या फिर कह सकते हैं एक वचन कर्ता हो जाए, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। सेम वे में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए तो आई के साथ क्या करेंगे, एम, मतलब एम के लिए एकमात्र सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो अगला नियम क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर यू आ जाए, या वी आ जाए, या दे आ जाए, अथवा कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो क्या हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गया। और इफ टेंस के वाक्य में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए इस टेंस के बेसिक नियम, जिसका यूज हम लोग वाक्यों को ट्रांसलेट करने में करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग इसके ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने को होगा। तो हमारे हेडिंग क्या डालते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। तो इसका जो लैंग्वेज है, जो इसका भाषा है, तो मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ था कि बार बार अफर्मेटिव के लिए सेम लैंग्वेज का प्रयोग करना है। तो मैं इसके लैंग्वेज को लिखने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा, सीधे स्ट्रक्चर की तरफ आऊंगा। उस लैंग्वेज को मैं बताते चलता हूं कि जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ें, चाहे आगे कोई भी टेंस पढ़ेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखते हैं, वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो इज, एम, आर है। तो यहाँ पर या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें क्या जुड़ा रहेगा, आई एन जी जुड़ा रहेगा। और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आएगा तो तुरंत उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, वाक्य में बचे हुए शब्द अर्थात जिसको अदर वर्ड्स कहा जाएगा, उनको लिखा जाएगा। और अंत में ये सिंबल फुल स्टॉप का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फुल स्टॉप डिनोट करेगा कि वाक्य किस टाइप का है, अफर्मेटिव है या नहीं है। तो अभी तक हमने ये जाना कि हिंदी में पहचानने के लिए क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, ऐसे शब्द आने चाहिए। इसी तरह अगर इंग्लिश में कोई वाक्य पहचानना हो कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो जिन वाक्यों में इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर के साथ क्या जुड़ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाए, तो वाक्य क्या डिनोट करेंगे, ऐसे वाक्य बन जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। क्लियर है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ये मिल जाता है, जैसे ये ऊपर ही सेंटेंस था, वो बाजार में बैठा हुआ है, वह बाजार में बैठा हुआ है। तो ये हमारा वाक्य लिखा हुआ है। तो अब इस वाक्य को धीरे धीरे पहचानते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ गया है, ये पूर्ण विराम का सिंबल आ गया है। और पीछे की वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि जब ये पूर्ण विराम आता है, वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव हो सकता है जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, या नेगेटिव हो सकता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। तो भैया बार बार ये बात समझ लो कि वाक्य में जब भी ये सिंबल आएगा पूर्ण विराम का, ये जो खड़ी पाई है, ये हमेशा दो बातों को इंगित करेगा। वाक्य क्या हो सकता है, सकारात्मक
या फिर क्या आ सकता है, नकारात्मक। इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में सकारात्मक को बोला जाएगा अफर्मेटिव और नकारात्मक को बोला जाएगा नेगेटिव। तो नकारात्मक कब होगा, जब वाक्य में कोई नहीं शब्द आ जाए। हिंदी में तो नहीं शब्द होता है, अगर नहीं शब्द आएगा तब तो नकारात्मक होगा, यदि नहीं शब्द यहाँ पर नहीं आएगा तब वाक्य क्या बन जाएगा, सकारात्मक, अर्थात वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग ध्यान पे देखेंगे पूर्ण विराम के साथ इस वाक्य में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये वाक्य क्या बन गया, ये वाक्य बन गया है अफर्मेटिव का। अब बात कर लेते हैं इसके टेंस की। तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या लिखा हुआ है, हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर ये पहचान लिखवाया हुआ है कि जब हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है, हुआ है आ जाए, हुई है आ जाए, तो वहां पर टेंस क्या बनता है, वहां पर टेंस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन गया है सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसके थोड़ा सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ लिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा बाजार में कौन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या मिलेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश होती है ही। तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, ही बन गया। अब बात कर लेते हैं इसके वर्ब की। तो काम क्या हो रहा है, बैठने का, तो काम क्या, बैठने काम हो रहा है, तो वर्ब हमको मिल गया है। बैठने की इंग्लिश क्या होती है, सिट, तो ये हो गया सिट, ये हमारा क्या बन गया है, वर्ब। तो ये दो चीजें हमको मिल गई। तो इन दो चीजों को इस स्ट्रक्चर में हम लोग रख दें तो हमको इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या मिला हमको, सब्जेक्ट मिला है ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे ही। और जैसे ही लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमको लिखना है इज एम आर। तो इज एम आर में क्या प्रयोग करें, तो ऊपर लिखा हुआ है ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट पद क्या आता है, इज आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो हमने को यहाँ पर ही मिला है, ही मिला हुआ है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ही इज। अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग, सिटिंग कहां पर बैठा हुआ है, बाजार में, सिटिंग इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू इसके वाक्य को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ये ले लें, ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है। तो हम लोग फिर से देखेंगे, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के साथ इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका सेंटेंस क्या बन गया, इसका सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। पहली चीज, इसका टेंस क्या है, रही है आ गया है, रही आ गया, तो इसका टेंस क्या बन गया, इसका टेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला टेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो कौन कहानी ध्यान से सुन रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, ये लड़कियां। तो हमको सब्जेक्ट क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया है ये लड़कियां, ये लड़कियां मतलब सब्जेक्ट मिल गया है दीज गर्ल्स, ये हमको सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब है, वर्ब देखते हैं। अच्छा काम क्या रहा, सुनने का, और सुनने की इंग्लिश क्या आ जाएगी, लिसन। तो हमको वर्ब क्या मिल गया, लिसन। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे या किसको लाकर प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर मिलता है वो मिलता है हमको ऑब्जेक्ट। या फिर कह सकते हैं व्हाट या होम लाकर क्वेश्चन करने पर आंसर में जो वर्ड मिले वो बनता है ऑब्जेक्ट। ये लड़कियां क्या सुन रही हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, कहानी। तो हमको ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया है हमको ऑब्जेक्ट मिल गया कहानी। कहानी मतलब स्टोरी। तो ये हमको चीजें मिल गई, और इसको थोड़ा हम लोग इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं स्ट्रक्चर में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसमें रख देते हैं। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो इसको जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, दीज गर्ल्स, तो सब्जेक्ट हो गया है दीज गर्ल्स, ये हो गया। अब सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, बहुवचन, क्योंकि गर्ल में यस जुड़ा हुआ है तो बहुवचन हो गया है। तो बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हो गया आर, दीज गर्ल्स आर। काम क्या रहा, सुनने का, तो ये सुनने की इंग्लिश होती है लिसन।
ये क्या होता है, लिसन होता है, लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी भी जोड़ना है, तो इसको जोड़ देंगे आईएनजी, लिसनिंग, दीज गर्ल्स आर लिसनिंग, क्या सुन रही है, कहानी, लिसनिंग स्टोरी। अच्छा, कैसे सुन रही हैं, ध्यान से इंग्लिश केयरफुली। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो गया। अब आई थिंक अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को आपको अनुवाद करने आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगली हेडिंग हमारी क्या बनेगी, अगली हेडिंग हमारी है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर रहना है नेगेटिव के लिए, लेकिन बस एक चेंज करना है कि जो वाक्य में नेगेटिव वर्ड आएगा उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस जब ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम या आर, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होता है। उसके बाद क्या लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैसे यूजुअली यहाँ पर नॉट लिख रहे हैं, तो नेवर भी आएगा तो उसको भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखना होगा, तो नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई एन जी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर मिल गया हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, ये लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी पूर्ण विराम आया हुआ है, लेकिन पूर्ण विराम के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया है, नहीं शब्द का प्रयोग हो गया है। तो सेंटेंस क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो एक एक करके सब्जेक्ट वर्ब को देख लेते हैं। तो हमको इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, नदी में कौन नहीं नहा रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, ये लड़के। तो सब्जेक्ट क्या मिल गया, ये लड़के की इंग्लिश दीज बॉयज, ये हमको मिल गया सब्जेक्ट। काम क्या है, नहाने का, नहाने की इंग्लिश होती है बात, तो ये क्या आता है, वर्ब हमको क्या मिल जाएगा, बात। और उसके बाद हमको इसको इन वैल्यूज को इस स्ट्रक्चर में रख दें तो हमको हमारा वाक्य का ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मिला है, दीज बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा, दीज बॉयज। अब ध्यान से देखेंगे तो हमको जो सब्जेक्ट मिला है क्या है, प्लूरल है, क्योंकि बॉयज प्लूरल शब्द, प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, दीज बॉयज आर। अब काम क्या, नहाने का, वर्ब हमको मिल गया है बात, तो बात इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, बाथिंग। दीज बॉयज आर बाथिंग। अच्छा, लड़के नहा कहाँ रहे हैं, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। तो इस तरह से इस गिवन सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के एक और वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है, इसको पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। देखिए पूर्ण विराम आ गया, पूर्ण विराम के साथ क्या आ गया है, नहीं शब्द आ गया, तो सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और क्रिया के अंत में क्या आ गया है, रहे हैं शब्द आ गया। तो इस क्रिया के अंत में रहे हैं शब्द आ गया, तो टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, अच्छा कौन तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया माय फादर, ये हमको मिल गया सब्जेक्ट।
माय फादर सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, तो बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल। कॉल मतलब पुकारना या बुलाना, तो हमको वर्ब मिल गया। इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, तो उसकी इंग्लिश क्या है, माय फादर। तो ये हो गया माय फादर। अब नाउन को देखते हैं, क्योंकि मैंने पीछे बताया था पॉसेसिव केस को नहीं देखते हैं, या फिर जो प्रोनाउन होता है नहीं, जो नाउन जुड़ा होता है उसको देखते हैं। तो नाउन ये फादर है, तो ये कौन सा नाउन, कौन सा नंबर है, सिंगुलर है प्लूरल, तुमको पता चला है फादर पिताजी सिंगुलर है, तो इसके बाद हेल्पिंग अब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो हो गया इज, माय फादर इज। काम क्या है, बुलाने का, बुलाने का हमको वर्ब हम ऑलरेडी खोज चुके हैं कॉल, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो कॉलिंग। माय फादर इज, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में था ना, तो भूल रहे हैं, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलिंग। माय फादर इज नॉट कॉलिंग, किसे, तुम्हें, तो टू यू। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो गया। तो मैं अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 4 वाक्य लिखे हुए हैं जिसको आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिएगा ट्रांसलेट करने के लिए। आई होप आज का जो नियम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। थैंक यू।